सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम प्रकाश की प्रकृति चैप्टर नंबर 12 का पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि पार्ट नंबर 5 में हम व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण पढ़ रहे थे। व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण में हमने परिणामी तरंग का समीकरण प्राप्त किया था। परिणामी तरंग का समीकरण हमारे पास में क्या आया था? परिणामी तरंग का समीकरण ये था y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये परिणामी तरंग का समीकरण था। यहाँ r क्या है? परिणामी तरंग का आयाम है। इसका मान हमने पार्ट नंबर 5 में निकाला था। r बराबर यानी परिणामी तरंग का आयाम हमारे पास में आया था r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई का अंडर रूट। ठीक है, ये परिणामी तरंग का आयाम का सूत्र प्राप्त हुआ था हमें। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट नंबर 5 में पढ़ी हैं। यानी व्यतिकरण दो तरंगों के अध्यारोपण का परिणाम होता है जब दो प्रकाश तरंगें जिनकी आवर्ती समान हो, एक ही दिशा में एक ही पथ पर समान चाल से चलकर जब आपस में अध्यारोपित होती हैं, तब उन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से एक परिणामी तरंग बनती है। और उस परिणामी तरंग का समीकरण y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा होता है। यहाँ थीटा क्या है? परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण है और r परिणामी तरंग का आयाम है। r का मान हमने ये प्राप्त किया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई। यहाँ a1 और a2 क्रमशः पहली और दूसरी जो हमने तरंग ली थी अध्यारोपण के लिए, उनके आयाम है। a1 पहली तरंग का आयाम है और a2 दूसरी तरंग का आयाम है। अब यहाँ पे थीटा क्या है? प्रारंभिक कला कोण है। थीटा का मान निकालने के लिए हमने पार्ट नंबर 5 में दो समीकरण लिए थे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। दोबारा से मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या थे वो? पुनः समीकरण हमारे पास में ये दो समीकरण थे। एक तो था a2 साइन फाई बराबर r साइन थीटा। ठीक है, ये पहला समीकरण था। और a1 प्लस a2 कोस फाई बराबर r कोस थीटा। ठीक है, ये हमने माना था समीकरण 1 और 2 पार्ट नंबर 5 में। अब इन समीकरणों का अपन पुनः उपयोग कर रहे हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे, तो समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग दें तो r साइन थीटा में r कोस थीटा का भाग देंगे, r साइन थीटा बटे में r कोस थीटा। ठीक है, बराबर a2 साइन फाई और बटे में a1 प्लस a2 कोस फाई। अब यहाँ से r कैंसिल, साइन थीटा बटा कोस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर a2 साइन फाई बटे में a1 प्लस a2 कोस फाई। ठीक है, यहाँ से अपन थीटा का मान निकाल लेंगे, या थीटा बराबर टेन को आगे लिखेंगे तो टेन इनवर्स लिख देंगे, टेन इनवर्स, और ये मान आगे ब्रैकेट में लिख देंगे a2 साइन फाई और बटे में a1 प्लस a2 कोस फाई। ठीक है, तो ये परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण का मान है। यहाँ थीटा क्या है? यहाँ थीटा परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण है।
ठीक है, इस प्रकार से हम परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण में हमने क्या क्या निकाल लिया? पार्ट नंबर 5 में हमने परिणामी तरंग का समीकरण प्राप्त कर लिया था, परिणामी तरंग का आयाम भी निकाल लिया था, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में परिणामी तरंग का जो आयाम आता है उसके सूत्र भी हमने प्राप्त कर लिए थे। अब हमने परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण भी ज्ञात कर लिया है। अब हम व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ध्यान दें, कोई भी तरंग होती है उसकी तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी तरंग की तीव्रता समानुपाती होगी आयाम के वर्ग के। किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तीव्रता को I से व्यक्त करते हैं तो I समानुपाती होगी आयाम, हमने परिणामी तरंग का आयाम R मान रखा है। ठीक है, तो इसलिए R² लिखेंगे, I समानुपाती R², या I बराबर KR²। ठीक है, अब यहाँ पे R² का अपन क्या रख देंगे? मान। R क्या है? परिणामी तरंग का आयाम है। R का मान हमने पीछे पार्ट नंबर 5 में निकाला है। R बराबर है A1² प्लस A2², यानी R का ये मान होता है R बराबर A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 कोस फाई। ये R का मान होता है। ठीक है, परिणामी तरंग का आयाम। अब हमें R² का मान चाहिए, तो R² का मान लेंगे तो इसका वर्गमूल हटा लेंगे, यानी यहाँ पे R² का मान रखेंगे तो I बराबर क्या आएगा? K R² की जगह रख देंगे A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 और कोस फाई। ठीक है, ये रख देंगे। अब आगे देखो, यहां से या I बराबर K को अंदर गुणा करें तो K A1² प्लस K A2² प्लस 2K को अंदर गुणा कर दिया 2K A1A2 कोस फाई, या I बराबर, देखो इसको एक बार ऐसा कैसा लिख दें, K A1² प्लस K A2² और प्लस 2K A1A2 कोस फाई है। इसको ऐसे लिखें, 2 को ऐसा कैसा लिख दें और इसको लिख दें रूट के अंदर K A1²। ठीक है, और फिर दोबारा से, यानी K को अपन ने अंडरूट में लिया है तो एक बार दोबारा फिर गुणा में लिखेंगे रूट K और A2² और आगे कोस फाई ऐसा कैसा। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे K है तो K को अपन लिख देंगे रूट K गुणा रूट K, और A1 और A2 है गुणा में तो यहाँ रूट के अंदर लिखेंगे तो A1² लिखेंगे। इसी प्रकार से इसमें A2 की जगह A2² लिखेंगे। ऐसा इसको क्यों लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे जो पहली तरंग थी उसका आयाम क्या था? A1। ठीक है, तो K A1² किसके बराबर हुआ? यानी पहली तरंग का जो आयाम, पहली तरंग की तीव्रता मान लो I1 है, तो I1 समानुपाती हुई किसके? A1² के। पहली तरंग का आयाम A1 है तो I1 समानुपाती A1², या I1 बराबर K A1²। ठीक है, K यहाँ पर एक नियतांक है तो इसलिए K A1² की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? I1 लिख सकते हैं। तो यहाँ या I बराबर यहाँ कर देंगे I1। इसी प्रकार से दूसरी तरंग के लिए यहाँ पे I2 लिख देंगे, प्लस
2 ऐसा कैसा, और के A1 स्क्वायर की जगह, ये रूट तो है ही ऐसा कैसा, और के A1 स्क्वायर की जगह लिख देंगे I1। इसी प्रकार इसकी जगह ये भी रूट में है तो इसको भी इसी के साथ लिख दो, रूट I1 रूट I2 आ जाएगा, और आगे क्या है कोस फाई। ठीक है, ये परिणामी तरंग की तीव्रता यानी व्यतिकरण की घटना में जो हमें परिणामी तरंग प्राप्त होती है उस तरंग की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है। यह है परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, यानी इस सूत्र की सहायता से हम परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रताओं के सूत्र प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दें, संपोषी व्यतिकरण के लिए यानी संपोषी व्यतिकरण के लिए हम कोस फाई का मान +1 ले सकते हैं, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब दोनों तरंग समान कला में अध्यारोपित होंगी। समान कला में अध्यारोपित होंगी तो दोनों तरंगों के बीच में कला कोणों का अंतर यानी कलांतर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई यानी पाई फाई का जो कलांतर है, कलांतर फाई है वो पाई का समगुणज होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए। तो संपोषी व्यतिकरण में कोस फाई का मान कितना आएगा, कोस फाई का मान आएगा +1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कोस फाई की जगह +1 रख दें तब यही सूत्र इस प्रकार प्राप्त होगा। इसलिए परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर क्या आएगी, I बराबर आ जाएगी I1 + I2 प्लस 2 रूट I1 और I2। ठीक है, कोस फाई का मान तो 1 हो गया, तो गुणा में 1 लिखेंगे तो भी 2 गुणा रूट I1 I2 आएगा। अब इस मान को अपन क्या लिख सकते हैं, या I बराबर I1 + I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इसको लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे रूट I1 का स्क्वायर हो जाएगा I1, रूट I2 का स्क्वायर हो जाएगा I2 और 2 रूट I1 I2 आ जाएगा। यानी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 को अपन लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक है। अब आगे ध्यान दें, अपन दोबारा कंडीशन लगा सकते हैं, यदि I1 बराबर I2 बराबर I0 हो तो, मतलब यानी दोनों तरंगों की तीव्रता यदि समान मान ली जाए, पहली और दूसरी तरंग जो अध्यारोपित हुई उन दोनों तरंगों की तीव्रता यदि समान मान ली जाए और I1 बराबर I2 बराबर यदि हम I0 माने, यानी दोनों तरंगों की तीव्रता को I0 मान लें, तब I बराबर ये आएगा। देखो I बराबर रूट I1 की जगह लिख सकते हैं अपन I0, यानी रूट I0 प्लस रूट I0 और इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया 2 या I बराबर 2 रूट I0 का स्क्वायर। अब इसको अपन लिख सकते हैं, या I बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 I0। ठीक है, यानी यदि व्यतिकरण की घटना में दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो तो परिणामी तरंग की तीव्रता किसी भी एक तरंग की तीव्रता की 4 गुना हो जाएगी। I बराबर हो जाएगी 4 I0। यदि तरंग की तीव्रताएं भिन्न भिन्न हो तब सूत्र उपयोग में लेना है I बराबर
रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। यहाँ I1 पहली तरंग की तीव्रता है और I2 दूसरी तरंग की तीव्रता है। अब आगे ध्यान दें, संपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता अधिकतम होते हैं, तो हम इसको अधिकतम तीव्रता के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी यहाँ पे मैक्सिमम लगा सकते हैं। ठीक है, तो I मैक्सिमम आएगी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। यदि I1 बराबर I2 बराबर I0 हो तो परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो किसी भी एक तरंग की तीव्रता की 4 गुना हो जाएगी, यानी I मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 4 I0 के बराबर। ठीक है, अब अपन विनाशी व्यतिकरण के लिए परिणामी तरंग की तीव्रता देखते हैं। विनाशी व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण के लिए हो गया। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए, यानी अगर दोनों तरंगों के में विनाशी व्यतिकरण हो रहा हो तो परिणामी तरंग की तीव्रता कितनी आएगी, उसके लिए अपन कोस फाई का मान लेंगे -1। क्यों, ध्यान दें, फाई क्या है, कलांतर, और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में दोनों तरंगों के मध्य कलांतर पाई का विषम गुणज होता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, और कोस पाई का मान -1 होता है। इसलिए कोस फाई बराबर -1 अपन इस सूत्र में रख देंगे, तब हमें तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी। तो I मिनिमम लिख देंगे, और I मिनिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस, इसको लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 और I2, और यहाँ पे गुणा में -1 लिख देंगे। कोस फाई का मान -1 है, वो रख दिया है यहाँ पे। अब इसको लिख सकते हैं, या I मिनिमम बराबर I1 प्लस I2 और -1 इससे गुणा करेंगे -2 रूट I1 I2। ठीक है, अब ये दोबारा a प्लस बी, जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना था वैसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। इसको या I मिनिमम बराबर अपन लिख सकते हैं रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे रूट I1 का स्क्वायर हो जाएगा I1, इसी प्रकार रूट I2 का स्क्वायर हो जाएगा I2, और -2ab की जगह यहाँ पे -2 रूट I1 रूट I2 आ जाएगा। तो ये न्यूनतम तीव्रता का मान है। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता अधिकतम, जबकि विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। अपन दोबारा वही स्थिति इसमें भी लागू कर सकते हैं। यदि दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, तो यहाँ पे अपन इसको आगे कर रहे हैं, देखें। रूट I1 माइनस रूट I2 है, अपन ये आगे इसको ऐसे ही शर्त लगा सकते हैं, यदि I1 बराबर I2 बराबर I0 हो तो, यानी I1 बराबर I2 बराबर I0 हो, यानी दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, तो I मिनिमम कितनी प्राप्त हो जाएगी, 0। ठीक है, यानी रूट I1 माइनस रूट I2। अब इसकी जगह अपन I0 लें माइनस I0, तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, यानी I मिनिमम अपने को कितनी प्राप्त हुई, 0। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में यदि दोनों तरंगों की तीव्रता भी समान हो तो परिणामी तरंग की तीव्रता 0 प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने तीव्रताओं के लिए सूत्र प्राप्त कर लिया। व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र हमने प्राप्त कर लिया। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति के लिए अलग से प्राप्त कर लिया, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति के लिए अलग से प्राप्त कर लिया। ठीक है,
अब आगे ध्यान दें, ये अपना व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण हुआ है। अब इसमें हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना है। व्यतिकरण की जो घटना है उसमें ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। ठीक है, हम देखते हैं कि पर्दे पर हमें दीप्त और अदीप्त बैंड या दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें दिखाई देती हैं। ठीक है, चमकीली और काली फ्रिंजें पर्दे पर प्राप्त होती हैं व्यतिकरण की घटना में। तो उसमें जिन बिंदुओं पर तीव्रता कम होती है वो निम्निष्ठ के बिंदु होते हैं, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता ज़्यादा होती है वो उच्चिष्ठ के बिंदु होते हैं। तो व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन होता है, यानी निम्निष्ठों पर जितनी ऊर्जा लुप्त होती है उच्चिष्ठों पर उतनी ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है व्यतिकरण में, लेकिन कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। व्यतिकरण में ऊर्जा का वितरण आलेख अगर हमें बनाना हो तो ऊर्जा वितरण आलेख इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। व्यतिकरण के लिए तीव्रता वितरण आलेख हम बना रहे हैं। तो इसमें हमें इस प्रकार से इधर तो अपने को तीव्रता दिखानी है, तीव्रता। ठीक है, इधर अपन कलांतर ले लेंगे, तीव्रता I और इधर कलांतर फाई। इस प्रकार से अपन व्यतिकरण के लिए और आरेख बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता अधिकतम होती है और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता न्यूनतम होती है, जो अभी हमने सूत्रों से प्राप्त की है। अब संपोषी व्यतिकरण कब होता है? जब दोनों तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं, और समान कला में जब दोनों तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो कलाकोणों का अंतर क्या होता है? 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो इसलिए अपन यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो वहाँ से आलेख को इस प्रकार से शुरू करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से अधिकतम तीव्रता को प्रदर्शित कर देंगे। तो ये अधिकतम तीव्रता है I मैक्सिमम। यहाँ पे I मैक्सिमम कितनी होती है? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से ये यहाँ पे न्यूनतम तीव्रता है I मिनिमम। I मिनिमम कितनी होती है? √I1 माइनस √I2, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अधिकतम I मैक्सिमम के लिए, ये न्यूनतम I मिनिमम के लिए। अब अपन कलांतर दर्शा देंगे यहाँ पे। तो जैसे ही 0 यहाँ पे लिखेंगे पाई, ठीक है, यहाँ 2 पाई इसकी सिद्ध में, और यहाँ 3 पाई, यहाँ 4 पाई, 5 इस प्रकार से 5 पाई। ठीक है,
यानी 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। इस प्रकार से अब इस आलेख से स्पष्ट है कि जब दोनों तरंगों के मध्य कलांतर 0 डिग्री होगा तो तीव्रता अधिकतम आएगी, फिर कलांतर पाई होगा तो तीव्रता न्यूनतम आएगी क्योंकि विनाशी व्यतिकरण हो जाएगा, फिर कलांतर 2 पाई होगा तो दोबारा तीव्रता अधिकतम आएगी, कलांतर 3 पाई होगा न्यूनतम आ जाएगी, और फिर कलांतर जब 4 पाई होगा तो दोबारा तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से तीव्रता परिवर्तित होती है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है और कुल ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। इस प्रकार से हमने व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण में परिणामी तरंग का समीकरण, परिणामी तरंग के आयाम, परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण, परिणामी तरंग की तीव्रता, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आयाम और तीव्रता, सभी सूत्रों को प्राप्त किया है और व्यतिकरण के लिए तीव्रता वितरण आलेख भी बनाया है। ठीक है, यहाँ बीच में अपन लिख सकते हैं I1 प्लस I2। तो आज का जो पार्ट है वो यहीं समाप्त होता है। पार्ट नंबर 6 में हमने व्यतिकरण की गणितीय विश्लेषण के जो शेष भाग थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में श्वेत प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप को कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अच्छी तरीके से इसको समझेंगे, लिख लिख के अपन इसको याद करेंगे, और कोई भी समस्या हो तो वो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।